हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डे 4 एसक्यूएल लर्निंग सीरीज में। तो चलिए आज हम टॉपिक कवर करेंगे डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। उसके बाद हम टॉपिक कवर करेंगे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद हम कवर करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एसक्यूएल। उसके बाद करेंगे टॉप रियल वर्ड यूज ऑफ एसक्यूएल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कवर करने के लिए वीडियो में पूरे बने रहिए और प्लीज़ अगर न्यू है आप तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए। तो आज डे 4 है, तो अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट हमारा बना है हमारे चैनल पे, उस पे जाके आप देख सकते हैं। पूरा एक प्लेलिस्ट ही है, पूरे प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बेसिक टू एडवांस एकदम फंडामेंटल जो भी है इसका हम बेसिक टू बेसिक कवर करते हैं। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब रखे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले है आज डेटा मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज। मैनिपुलेशन मतलब होता है जो ये एक कमांड है डेटा को, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीएमएल। डीएमएल डीएमएल ये एक शॉर्ट है, शॉर्ट नेम है जो डीएमएल का। तो सबसे पहले हम डीएमएल के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो देखते हैं डीएमएल का डेफिनेशन क्या है। कहता अ रिलेशन डेटाबेस कैन बी अपडेट अ न्यू डेटा यूजिंग मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। इस लैंग्वेज के अंदर जो भी एक रिलेशन होगा डेटाबेस के बीच, उसको हम अपडेट कर सकते हैं न्यू डेटा यूजिंग मैनिपुलेशन लैंग्वेज को यूज करें। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इसमें हम इंसर्ट कमांड फॉर इंटेंस is used by application to add a new record the database। इस DML स्टेटमेंट के तहत हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं डेटा जो हम पहले टेबल क्रिएट किए रहेंगे उसमें। तो इसका कुछ DML जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है इसका क्या क्या कमांड है, कमांड हम देखते हैं। सबसे पहले है इंसर्ट करना, उसके बाद अपडेट करना, उसके बाद डिलीट करना। इंसर्ट का काम है क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड। जैसे हम कुछ टेबल बनाए, माना ये टेबल तो हम बनाए, ये टेबल बनाए, टेबल का हम हेडिंग भी बना लिए। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिए, यहाँ पे नेम दे दिए। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ आईडी लिख दिए, यहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट नेम बना। तो इसके अंदर फिर जो हम डेटा फिल करेंगे, वो डेटा इसके अंदर जो हम डेटा फिल करेंगे वो कैसे फिल करेंगे, तो वो चीज़ हम आज देखते हैं। तो इसके अंदर डेटा फिल करने के लिए एक कमांड हम यूज करेंगे जिसका नाम है इंसर्ट, INSERT। इंसर्ट कमांड के थ्रू हम इंसर्ट कमांड के थ्रू ही हम डेटा इंसर्ट करेंगे, इस टेबल के अंदर फिल करें। अब कैसे हम इंसर्ट को यूज करेंगे तो इसको हम देखते हैं। यूज करेंगे हम सबसे पहले, अगर इसमें कोई टेबल है, जैसे ये एक छोटा सा मैं टेबल बनाया, इस टेबल के अंदर अगर कोई भी हमें डेटा इंसर्ट करनी है तो इस टेबल के अंदर हम कैसे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट डेटा, तो देखिए आज हम कैसे इंसर्ट करेंगे, जरा उसी को हम देखते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं, एक टेबल पहले क्रिएट करते हैं।
अब इसमें ये टेबल के अंदर हम डेटा जो फिल करेंगे तो कैसे इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट। उसके बाद लिखेंगे टेबल, उसके बाद लिखेंगे जो भी इस टेबल का नेम रहेगा, माना कि नाम है इसका, मैं लिख देता हूँ इम्प्लॉय, ठीक है, इम्प्लॉय डेटा या जो भी है, मैंने ये नाम लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट टेबल, उसके बाद हम ये टेबल का नाम है जैसे इम्प्लॉय डेटा, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट लगाने के बाद ओपन करेंगे और जितने सारे ये कॉलम है ना, इसमें जो हेडिंग नाम रहेगा वो सारे यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, वो सब इसमें अंदर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये हम बंद करेंगे, उसके बाद हम नीचे लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे वैल्यू, VALUE वैल्यू, और फिर यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट चालू करेंगे और इसके अंदर जितने कॉलम रहेगा उतने हम डेटा इसके अंदर फिल करेंगे, वो सारे चीज़ फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके, जैसे ही सेलेक्ट करके F5 बटन हम प्रेस करेंगे, F5 बटन, तो हमारा कमांड रन होगा। रन होने के बाद जो हमारा टेबल रहेगा उसके अंदर डेटा फिल हो जाएगा, ओके। उसके अंदर डेटा हमारा उसके अंदर फिल होगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं अब न्यू पॉइंट क्या है। न्यू पॉइंट है फिर अपडेट करना। अपडेट का मतलब होता है मॉडिफाई रिकॉर्ड, मतलब क्या, अगर हम एक टेबल के अंदर जो भी डेटा फिल किए हैं, माना कि इस टेबल है, इसके अंदर जो भी हम डेटा यहाँ पे फिल कर रखे हैं, इसमें अगर हमें कुछ चेंजिंग करना हो, जो भी इस डेटा में हमें कुछ चेंज करना हो, इस टेबल के अंदर, इस टेबल में हमें कुछ भी चेंजिंग करना हो तो हम अपडेट का यूज करेंगे, अपडेट कमांड का। ये होता है मॉडिफाई या चेंज रिकॉर्ड के लिए, ओके। उसके बाद हमें डिलीट, डिलीट का क्या काम करता है, डिलीट करता है डिलीट रिकॉर्ड एंड रो। डिलीट जो कमांड है ये काम करता है इस डेटा के अंदर, इस टेबल में अगर कुछ हमें डिलीट करना हो, इस टेबल से अंदर हमें कुछ भी डिलीट करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिलीट ऑप्शन या ड्रॉप भी। ड्रॉप तो वो पूरा ऑलरेडी डिलीट करें, तो यहाँ पे भी हम डिलीट का भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो था इसमें इतना था, तो इसके बाद हम नेक्स्ट कवर करते हैं, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, जरा उसका डेफिनेशन हम देखते हैं। कहता है डेटा रिट्राइवल इंस्ट्रक्शन आर रिटेन इन द डेटा क्वेरी लैंग्वेज विच इज यूज टू एसेस द रिलेशन डेटाबेस। ये डेटा ये एक दूसरे से रिलेट करने के लिए हम डेटा क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, बस वही है, इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ। उसके बाद कहता है डेटा सेलेक्ट कमांड is used by software program to filter and return particular result from a SQL table। और इसको हम क्वेरी यूज करते हैं, इसमें फिल्टर वगैरह यूज करते हैं और इससे रिजल्ट जो हमें मिलता है एक टेबल के फॉर्मेट में SQL सर्वर के अंदर, तो इसमें बस ये सेलेक्ट कमांड का ही ज़्यादातर हम यूज करते हैं और वो है नहीं इसमें कुछ। अब हम नेक्स्ट ये 4 नंबर का है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर जो हमारा कमांड है ग्रांट एंड रिवोक, तो इसका यूज इम्पोर्टेंट, इसके बारे में हम देखेंगे। ये कहता क्या है, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड मैनेज यूजर एक्सेस टू द डेटाबेस बाय ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग परमिशन। अब उसके बाद कहता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज DCL टू इन्फोर्स द सिक्योरिटी एंड कंट्रोल एसेस द डेटा इस ऑब्जेक्ट। अब इसका दो कमांड है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, नेम से ही पता चलता है कंट्रोल करना, डेटा को मैनेज करना, कंट्रोल एक तरह से समझिए।
कि अगर हम किसी को एसेस दे रहे हैं तो किस तरह से एसेस दे रहे हैं, क्या उसको प्रिविलेज दे रहे हैं। तो इस डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर हम यही चीज़ कवर करते हैं। तो इसमें 2 कमांड होता है, पहला है ग्रांट, दूसरा है रिवोक। ग्रांट का काम करता है गिव अ प्रिविलेज टू द यूजर। यूजर अगर हम किसी को एक्सेस दे रहे हैं कि इसमें केवल वो एंटर कर सकता है डेटा, कुछ डिलीट नहीं कर सकता है, तो वो हम एक्सेस देंगे किसी को, तो ये ग्रांट कमांड के थ्रू। रिवोक कहता है कि टेक अ बैक प्रिविलेज द ग्रांट बाय द यूजर। फिर उसी से अगर हमें जो एक्सेस दिया था वो चीज़ हमें नहीं देना है, लेना है उससे, तो ये रिवोक का चीज़ हम यूज करते हैं, रिवोक कमांड का। ठीक है, तो इसके अंदर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर 2 कमांड था। इस सबको हम जब प्रैक्टिकल देखेंगे ना, तब हमें बढ़िया से अच्छे से समझ आएगा। तो प्लीज़ तब तक रुके रहें। तो अभी जब तक हम फंडामेंटल करते हैं तो ये चीज़ फंडामेंटली भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स हमें ये तो नहीं है कि आज हम देख लिए तो हमें याद ही रहेगा। तो इसीलिए हमें नोट्स में रखना, नोट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ताकि हमें कभी भी अगर हम नोट्स को देखें तो अगर भूल भी जाए तो वो चीज़ हम कवर कर पाएँ। ठीक है, इसीलिए फंडामेंटल ज़रूरी होता है हर एक सब्जेक्ट का। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम कवर करेंगे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। नेम से ही पता चलता है कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जरा इसका हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। कहता है TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड मैनेज द ट्रांजैक्शन इन द रिलेशन डेटाबेस इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रेटेड एंड द कंसिस्टेंसी। कहता है दीज कमांड आर यूज टू कमिट चेंज या रोल बैक ऑपरेशन इन केस ऑफ एरर। अब इस कमांड को हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को हम यूज करते हैं, क्यों? इसमें हमें मेनली 3 कमांड जो है हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो चीज़ हमें बहुत ज़रूरत पड़ता है। इसके लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, हमें क्या है कि इस स्लाइड में हमें क्या चीज़ मिलेगा, ज़रा हम उसको देखते हैं। इस स्लाइड में हमें ये मिलेगा कि ये टेबल 1, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि जो भी हम टेबल बनाए हैं, डेटा इसके अंदर इंसर्ट है, उसके बाद क्या करता है, अब इसमें जो हम, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये TABL, टेबल 1, टेबल 2, 3, 4। अब ये 4 टेबल है हमारा। अब हर एक टेबल में अलग अलग डेटा है, और सभी टेबल को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर रखें। अगर इसमें से डेटा जाता है तो इसमें जाएगा, फिर इसमें से क्या होगा, इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा। जैसे हम अगर कभी कोई चीज़ परचेज किया, जैसे मैंने कोई जियो जियो स्टोर से कुछ परचेज किया, तो जियो स्टोर वाले के पास जितना सारा ये डेटा होता है कि अगर हम जैसे ऑर्डर किया, ऑर्डर किए, उसके बाद ये क्या होगा कि उसके पास डेटा जाएगा। डेटा क्या जाएगा, एक यूज़र आईडी जाएगा, फिर यूज़र आईडी के बाद देखिए यही ना जाएगा, यहाँ से जैसे ये एक स्टॉक में उसके पास ये है इतनी, उसके पास स्टॉक में रखा ऑर्डरेबल है, जैसे टी शर्ट हो गया, कुर्ती हो गया, जीन्स हो गया, साड़ी हो गया, इस तरह से वो अपना एक स्टॉक बना के रखे हैं अपना एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, हम जाएंगे उसके एप्लीकेशन के ऊपर, हमें जो भी अच्छा लगेगा हम परचेज कर लेंगे। बाद में वो चीज़ हमारे अमाउंट भी दिखाएगा कि कितने क्वांटिटी हम क्लियर किए। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि उसके इस टेबल से इस टेबल में डेटा आ जाए। अगर हम परचेज करेंगे तो इस टेबल से रिमूव होगा और इस टेबल में आ जाएगा ना। फिर क्या होगा कि अगर ऑर्डर सक्सेसफुल नहीं हुआ, जब तक ऑर्डर सक्सेसफुल नहीं होगा तो इसमें आएगा। क्या होगा कि सबसे पहले जो स्टोर है उसमें से जाएगा स्टॉक वाले के पास, कि यहाँ पे भी तो अपडेट करेगा ना, कि अगर स्टॉक में उसके पास 10 है तो 10 में से तो माइनस होगा ना,
तो मैंने ऑर्डर किया यहाँ से, लेकिन फिर मैं ये जो है यहाँ से यहाँ ला के रख दिया, अब इसमें डेटा कम हो गया, है ना। फिर ये जो है कहाँ जाएगा, चार्ट टेबल में हमारे पास। जो हमारा कार्ट, जो कार्ट रहता है ना कि अमेज़न का कार्ट, फिर फ्लिपकार्ट का कार्ट, तो उसके पास फिर उसमें जाके स्टोर हुआ रहेगा। और उस टेबल के बाद अगर हमारे पास डिलीवर्ड हो जाता है, परचेज हम कर लेते हैं, तब यहाँ पे दिखाएगा सक्सेसफुल। इस टेबल में लास्ट में जो 4th नंबर टेबल में दिखाएगा सक्सेसफुल, तो वही चीज़ कहलाता है फिर कमिटेड कमांड। तो इसका एग्जाम्पल है, तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो इसी में ट्रांजैक्शन जो हो रहा है एक पार्टी से दूसरे पार्टी, दूसरे पार्टी से फिर तीसरे पार्टी, तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो कैसे होगा, इस तरह से डेटा ट्रांसफर होने के लिए एक दूसरे से जो डेटा ट्रांसफर होगा इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, लास्ट में जाके जो सक्सेसफुल होगा। तो इस बीच में जो ये ट्रांसफर हो रहा है, इसी ट्रांसफर को मैनेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जैसे ए है, ये बी है, सी है, डी है। अब ये डेटा इसके पास गया, फिर इसके पास गया, इसके पास गया, लास्ट में जाके जब सक्सेसफुल हुआ, तब जाके जो वर्क हुआ जितना इस प्रोसेस के अंदर, वो चीज़ कहलाता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है जरा हम देख लेते हैं। कहता है TCL कमांड मैनेज द ट्रांजैक्शन इन अ रिलेशन डेटाबेस। जो डेटाबेस के अंदर हम एक दूसरे से रिलेट करके रखे थे, उसके बीच जो ट्रांजैक्शन हुआ उसी को कहता है इंश्योरिंग द डेटा इंटीग्रेटेड द कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, दिस कमांड आर यूज टू कमिट चेंज या रोल बैक ऑपरेशन इन द केस ऑफ एरर। अगर एरर हो गया तो फिर वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं लिखेगा लास्ट वाले टेबल। कभी कभार होता है ना कि ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, तो या चीज़ कुछ डिले है, तो जब तक वो चीज़ डिले नहीं है तब तक वो प्रोसेसिंग में ही रहता है। तो ये क्यों रहता है, किस तरह रहता है, तो डेटा मैनेजिंग में हम देखते हैं। अभी इसके अंदर हम 4 कमांड पढ़ेंगे। 4 कमांड में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कमिट, उसके बाद है रोल बैक, उसके बाद है सेव पॉइंट, उसके बाद है बीइंग ट्रांजैक्शन। कमिट का काम क्या है, कमिट कहता है सेव ऑल चेंज मेड ड्यूरिंग द करेंट ट्रांजैक्शन ऑन द परमानेंट बेसिस ऑफ द डेटा प्रोवाइड द ऑटो कमिट फीचर विच कैन बी कॉन्फ़िगर यूजिंग सेटिंग। एक बार हम अगर इसमें सेटिंग कर दिए तो सेव ऑल चेंज मेड ड्यूरिंग द करेंट ट्रांजैक्शन अ परमानेंट बेसिस। ये क्या करेगा ये कमांड कि अगर एक टेबल से दूसरे टेबल, जैसे अगर मैंने कुछ परचेज किया, पेमेंट किया, पेमेंट जाएगा किसके पास, यूपीआई के पास, यूपीआई किसके पास भेजेगा, फ़ोन पे के पास, फ़ोन पे किसके देगा, या तो रोजर पे के थ्रू हम पेमेंट किए रहेंगे उसके पास, या तो कोई अदर बैंक के पास, फिर उसके पास जो बैंक रहेगा रिसीवर बैंक। तो जब तक वो पूरा रिसीव नहीं कर लेगा तब तक ये कमिट कमांड सक्सेसफुल नहीं लिखेगा। अगर वो सक्सेसफुल लिख दिया तो ये परमानेंट बेसिस पे सेव कर लेगा ऑल चेंज को। ठीक है, तो ये कमिट कमांड का यही काम होता है। रोल बैक, रोल बैक क्या करता है कि रिवर्स चेंज मेड यूजिंग द करेंट ट्रांजैक्शन इंश्योरिंग ऑन अनवांटेड चेंज आर सेव। ये रोल बैक क्या करता है कि अगर हमें कभी डिलीवर किया, पेमेंट किया, ठीक है, और वो पेमेंट मेरे पास से कट गया बट उसके पास नहीं हुआ पेमेंट, तो ये रोल बैक क्या करता है, रिवर्ट चेंज करता है ड्यूरिंग द करेंट ट्रांजैक्शन इंश्योरिंग द नो अनवांटेड चेंज आर सेव। ये सेव नहीं करता है, वो फिर हमें पेमेंट भेज देता है, या तो फिर से उसके पास अगर पेमेंट हो जाए तो चीज़ फिर दिखा देता है उसको। तो ये रोल बैक का काम है। सेव पॉइंट कहता है सेट एज अ पॉइंट विद इन अ ट्रांजेक्शन विच चेंज कैन बी रोल बैक अलाउइंग द पार्शियल रोल बैक। फिर बीइंग ट्रांजेक्शन स्टार्ट अ न्यू ट्रांजेक्शन। फिर क्या कहता है कि बीइंग ट्रांजेक्शन का काम है न्यू ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करना। कमिट का काम है सेव करना। रोल बैक का काम है कि अगर ट्रांजैक्शन में कुछ फेल हो रहा है तो उसको सॉल्व करना। सेव पॉइंट क्या काम करता है, अगर रोल बैक के अंदर कुछ अगर ऐसा है तब उसको सेव करना। ये चीज़ हम डिटेल में भी इसको भी देखेंगे एक एक करके जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तभी। तो अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट में हमें ऐसे ही इसका डिफिनीशन है, तो इसी तरह से हमें इसको समझना पड़ेगा। तब तक के लिए प्लीज़
देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में इसका एग्जांपल है कि हम किस तरह से ये काम करता है। तो यही है कि द कमिटेड कमांड द सेव ऑल चेंज मेथड ड्यूरिंग करंट ट्रांजेक्शन। ये केवल ट्रांजेक्शन से ही रिलेटेड काम करता है। ये एक टेबल से दूसरे टेबल में देगा डेटा, फिर दूसरे टेबल से तीसरे टेबल को देगा डेटा, तीसरे से फोर्थ को। ये 1 2 3 4 लास्ट वाले टेबल में जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक इसमें अपडेट नहीं करेगा। तो ये होता है कमिट, और कमिट था, रोल बैक था, सेव और बीइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसका हम बेनिफिट्स क्या है, एसक्यूएल पढ़ने से हमें बेनिफिट्स क्या है। तो आज हम इसका बेनिफिट्स भी जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस के वर्क के लिए। तो ज़रा हम इसका देखते हैं बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला बेनिफिट्स है कि ओपन सोर्स एंड फ्री है। ये ओपन सोर्स, हम कहीं भी किसी तरह से इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। नो लाइसेंस कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ द पर्सनल एंड इंटरप्राइज यूज, हाईली रिलायबल है। ओके, स्ट्रॉन्ग डेटा इंटीग्रेटेड द फॉर द क्रैश स्टेबल फॉर द लॉन्ग टर्म यूज, एडवांस फीचर। ठीक है, विंडो फंक्शन फॉर फुल टेक्स्ट सर्च एंड एडवांस इंडेक्सिंग, हैंडल द कॉम्प्लेक्स क्वेरी, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल कर लेता है। कैन एफिशिएंटली प्रोसेस द एनालिटिकली एंड कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, एक्सटेंसिबल में क्या कहता है कि अलाउ कस्टम डेटा टाइप फंक्शन एंड द ऑपरेटर फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस, ये हाई परफॉर्मेंस है। सपोर्ट पैरेलल प्रोसेसिंग द पार्टीशन एंड इंडेक्सिंग द फॉर फास्टर रिजल्ट। उसके बाद कहता है ACI डी कंप्लेन, ये होते हैं ऑटोमेटिक कॉस्ट। ये ACI भी एक ये पेमेंट के ही थ्रू होता है, ऑटोमेटिक कुछ है। तो इसमें ज़रा देख लेते हैं। इसका कहते हैं इंश्योरिंग सो सेफ कंसिस्टेंटी एंड रियल डेटा ट्रांजेक्शन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, लार्ज कम्युनिटी रेलवे अपडेट, क्रॉस प्लेटफॉर्म, वर्क स्मूथली ऑन विंडो लाइनक्स एंड मैक ओएस के अंदर, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, ऑफर द अथॉरिटी SSL रोल बेस रोल, SSL रोल लेवल सिक्योरिटी। ये चीज़ इसका बेनिफिट्स है एसक्यूएल का। तो इसीलिए ज़्यादातर मोर देन कंपनी में, मोर देन इंडस्ट्री में यूज होता है डेटा एनालिसिस को, प्लस डेटा को हैंडल करने के लिए एसक्यूएल को। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। कहते हैं वर्ल्ड टॉप रियल वर्ल्ड यूज ऑफ एसक्यूएल। सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज होता है? सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स, जैसे उसमें क्या यूज होता है, मैनेज कस्टमर ऑर्डर, प्रोडक्ट कैटलॉग एंड इन्वेंट्री। उसके बाद कहता है हेल्थ सेक्टर में क्या यूज होता है, मेंटेन द पेशेंट रिकॉर्ड एंड अपॉइंटमेंट शेड्यूल। ठीक है, बैंकिंग में कहता है एनालाइज ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एंड जनरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट। वेब डेवलपमेंट में कहता है पावर डायनामिक वेबसाइट एंड यूजर स्पेसिफिक कंटेंट। मशीन लर्निंग में कहता है डेटा साइंस में कंबाइन द एसक्यूएल डेटाबेस एंड द टूल लाइक पाइथन आर एंड टेंजर फ्लो एंड स्ट्रीमिंग मशीन एंड लर्निंग वर्क फ्लो। इतनी जगह इसकी यूज होता है, मोर देन यूज है पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल। एसक्यूएल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की जो जिस तरह से हमारा मार्केट जो चेंज हो रहा है, मार्केट में डेटा है लेकिन काम वर्कर नहीं है, इसीलिए इसकी बहुत डिमांड है। अभी डेटा एनालिसिस का बहुत डिमांड है, तो इसीलिए हमें ये चीज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्यूचर के लिए भी हमें बहुत अच्छी चीज़ है एसक्यूएल पढ़ना। तो एसक्यूएल भी एक बेसिक लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। एसक्यूएल एप्लीकेशन ऑफ एसक्यूएल कहते हैं डेटा एनालिसिस का काम होता है, बैक एंड डेवलप में काम होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस में काम होता है, ई कॉमर्स में, फाइनेंस में एंड हेल्थ सेक्टर में। इतना में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता ही होता है अब। ठीक है, अब आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट डे कि एसक्यूएल डेटा टाइप क्या होता है। एसक्यूएल में जो हम डेटा रखते हो किस टाइप का हम डेटा रखते हैं, एसक्यूएल डेटा टाइप्स न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, डेट, बाइनरी, बोलेन एंड स्पेशल। तो ये सारे हम नेक्स्ट डे क्लास में करेंगे, आज इतना रहने देते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा ही हमें पढ़ना है, ज़्यादा भी थ्योरी अच्छा नहीं रहता है, तो थोड़े थोड़े हमें पढ़ते रहना है, सही रहेगा। इतना इतना हम बेसिक टू एडवांस तक कवर कर लेंगे सब, बहुत एक एक पॉइंट करके हम कवर करेंगे।
वीडियो में आप लोग बने रहें लास्ट तक, एक एक पॉइंट हम कवर कर देंगे। थैंक यू फॉर विजिट माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। अगर नोट्स के लिए आप कमेंट्स करेंगे तो हम वो भी प्रोवाइड कर देते हैं आप लोगों को, बट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, सपोर्ट दिस चैनल। तो आज हम स्टॉप करते हैं यहीं पे। थैंक यू।